आप लोगों को नया टाइम टेबल मिल गया? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, वीडियो ऑन कर लीजिए। देखिए, अब हम लोग बात करें ऐसे कि एक रोप है और रोप पे कोई मैन है जो मूव कर, ठीक है। अगर मैं सिंपल बात करूं कि एक रोप हैंग किया हुआ आपने, अगर मैं रोप पे मेरे को लटकना है, ठीक है, रोप के सहारे, तो मैं क्या करूंगा, अपने हाथ से रस्सी को पकड़ूंगा, नीचे की तरफ फोर्स लगाऊंगा। यही करता हूँ अगर रोप पे लटकता हूँ तो हमेशा हाथ से नीचे की तरफ उस पर फोर्स लगाता हूँ। तो मैंने जो रोप पे फोर्स लगाया वो क्या था, आपका एक्शन, ठीक है। और रोप मेरे ऊपर क्या लगाएगा, रिएक्शन। ये न्यूटन थर्ड लॉ यही कहता है कि अगर मैंने रोप पे कोई एक एक्शन किया तो ये क्या करेगा, एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा। एक मिनट रुकिएगा। हेलो, हाँ भैया। नहीं नहीं नहीं, नहीं उस एड्रेस पे आईडी कार्ड नहीं, वो तो रेसिडेंशियल पे एड्रेस का आईडी कार्ड कहाँ होता है? अच्छा, तो मैं एक मिनट, मैं आपको
अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मैं क्या कहूँ, रस्सी पे एक नीचे की तरफ फोर्स लगाऊंगा। तो मैंने क्या किया, अगर मैं इसका एफबीडी ड्रॉ करूं तो रोप का एफबीडी अलग से ड्रॉ कीजिए और मैन का एफबीडी अलग से ड्रॉ कीजिए। तो मैंने क्या किया, रोप पे एक नीचे की तरफ फोर्स लगाया। मैंने कहा कि मैंने इस पे फोर्स लगाया है, तो ये क्या करेगा, मेरे ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ। रोप को हम लोग क्या मानते हैं, मासलेस। अगर रोप अगर आपका मासलेस है तो हर एक पॉइंट पे जो टेंशन की वैल्यू होगी वो सेम होगी। अगर मैंने कहा कि मैंने नीचे एफ फोर्स लगाया है तो इसमें टेंशन कितना डेवलप होगा, टी, और टी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एफ के इक्वल। तो इसका मतलब ये एफ की वैल्यू क्या है, टी के इक्वल। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, इसको बनाइए, फिर 3 केसेस लेते हैं हम लोग। बना लिया? अब देखिए, इसमें 3 केस। मैंने मान लिया कि जो मैन है वो ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में विद एक्सीलरेशन ए, रोप पे। तो अगर मैं मैन के एलबीडी को देखूं तो मैन के एलबीडी में ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है टेंशन, और नीचे की तरफ फोर्स आपका लग रहा है mg। और ये कहाँ मूव कर रहा है, विद एक्सीलरेशन ए, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, t माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। यहाँ से टेंशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, m g प्लस ई। ठीक। अगर आपका रेस्ट पोजीशन पे है, अगर मैन रेस्ट पोजीशन पे होगा तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है टेंशन। इस केस में टेंशन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, mg के इक्वल। मैंने कहा कि जो मैन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब नीचे mg, ऊपर की तरफ टेंशन। तो यहाँ पे ए एक्सीलरेशन, तो mg माइनस b इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। t विल बी इक्वल टू mg माइनस ए। ठीक। तो यहाँ पे एक सिंपल से कॉन्सेप्ट को समझ में आया कि अगर मैं रोप पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर रहा हूं तो उसमें रस्सी में टेंशन की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है ना। तो इसको नोट कीजिए, फिर एक पॉइंट लिखता हूं।
अब देखिए अगर तीनों केसेस के एनालिसिस करें तो टेंशन की वैल्यू इस वाले केस में मेरे को मैक्सिमम मिल रही है। अगर टेंशन की वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है इसका मतलब इस वाले केस में रस्सी में अगर टेंशन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब रस्सी कहीं ना कहीं जाके ब्रेक हो सकता है। ठीक, तो कई बार क्वेश्चन में दिया रहता है कि मैन क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको रोप की दी गई है, तो उसमें पूछा जाता है कि फाइंड आउट द मैक्सिमम एक्सीलरेशन। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। ठीक, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन में लिखा रहता है कि मैन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आप लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। इस फॉर्मूले के अनुसार टेंशन की वैल्यू तो डिक्रीज हो रही है। टेंशन की वैल्यू क्या है, एमजी के इक्वल, जब रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक, तो टेंशन की वैल्यू इंक्रीज कब होगी, जब वो ऊपर की तरफ एक्सीलरेट करेगा। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मैन क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, और आपने अगर ये वाला फॉर्मूला लगा दिया तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर मूव करेगा तो रस्सी कभी भी ब्रेक हो सकती है क्या? नहीं, क्योंकि टेंशन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। जब तक टेंशन इंक्रीज नहीं होगा रस्सी ब्रेक नहीं हो सकती है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखिए, जैसे कि मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ। अगर मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ तो मैंने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया, तो ब्रेक अप्लाई करूंगा तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं ऊपर से नीचे उतर रहा हूँ, मैं ब्रेक अप्लाई करूँ तो एक्सीलरेशन तो ऊपर होगा। तो इसलिए अगर मैन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है या अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्सीलरेशन जब ऊपर की तरफ होगा तभी टेंशन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, अदरवाइज नहीं होने वाली। ठीक है, तो उसके वर्डिंग से कंफ्यूज मत तो ये है कि मैं तो नीचे मूव कर रहा था तो मैंने ये वाला फॉर्मूला क्यों लगा दिया, क्योंकि एक्सीलरेशन ऊपर लग रहा हो सकता है वो ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ नीचे उतरते उतरते। ठीक है, तो इस वाले केस में ही रस्सी ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर क्वेश्चन में यहाँ पे अगर आपको लिखा हुआ है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द रोप इज 200 न्यूटन या 2000 न्यूटन, मतलब कि अगर इससे ज्यादा अगर मैंने फोर्स प्रोवाइड किया तो रस्सी आपकी ब्रेक कर जाएगी। तो मेरे से पूछा गया फाइंड आउट द मैक्सिमम एक्सीलरेशन, तो मैं यहाँ से एक्सीलरेशन निकाल सकता हूँ ना। टी मैक्स दिया हुआ है, जी पता है मेरे को, मास ऑफ मैन पता है, एक ही वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तो जब भी अगर आपसे पूछा जाए कि टेंसाइल स्ट्रेंथ या मैक्सिमम टेंशन बियर बाय अ रोप इज 2000 न्यूटन और 4000 न्यूटन, तो उस वाले केस में हमेशा ये फॉर्मूला लगाएंगे, भले मैं नीचे मूव कर रहा हूँ या ऊपर मूव कर रहा हूँ। क्लियर है? तो एक छोटा सा क्वेश्चन वो करवा नहीं रहा, डायरेक्ट कर सकते हैं कि मैक्सिमम टेंशन दिया हो तो निकाल दीजिए कि एक्सीलरेशन कितना हो। इसको अपने वर्डिंग में लिख लीजिएगा। नोट कर लिया? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैन का मास दिया हुआ है 40 केजी, यहाँ पे दिया हुआ है एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रोप इज 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन दिया है मैन का विद रिस्पेक्ट टू रोप, और मैन क्या है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ 60 केजी। फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ 60 केजी ब्लॉक। फटाफट वीडियो बनाइए, सिंपल सा क्वेश्चन है।
acceleration of acceleration to हो सकता है। मैंने फैन ऑन कर दिया। तीन इक्वेशन आ गई। देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक्सीलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रोप। सिंपल सा, अगर मैं रस्सी पे चढ़ रहा हूँ तो मैं रस्सी को तो नीचे खींचूंगा, मैं फोर्स तो नीचे लगा रहा हूँ, मैं रस्सी को नीचे खींच रहा हूँ, ऊपर चढ़ता जा रहा हूँ, यही कर रहा हूँ ना। रस्सी नीचे आएगी और मेरा एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ होगा, ठीक। तो मैंने क्या मान लिया कि इसका एक्सीलरेशन क्या है, ए है, तो रस्सी भी तो ए एक्सीलरेशन से नीचे आ रही होगी क्योंकि ये सिंगल स्ट्रिंग से जुड़ी हुई है, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं एक्सीलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रूट इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ मैन माइनस एक्सीलरेशन ऑफ रूट, ठीक। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन ऑफ मैन कितना हो जाएगा, ए एम आर प्लस ए आर। ए एम आर किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, आपकी मर्जी है डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लीजिए, ठीक। तो मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। एएमआर आपको कितना दिया हुआ है, 6, मतलब कि 6 क्या हो जाएगा पॉजिटिव में। एक्सीलरेशन ऑफ रोप किस डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसमें मैं इसको क्या लिखूंगा, -8। ये पहली इक्वेशन बन गई कि मैन का एक्सीलरेशन क्या होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, आपने निकाल लिया, ठीक है। अब एफबीडी पे ध्यान दीजिए, अगर मैं एफबीडी पे यहाँ पे ध्यान दूं तो सबसे पहले अगर मैं मैन का एफबीडी बनाऊं तो मैन के एफबीडी में नीचे एमजी लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है, ऊपर की तरफ ये मूव कर रहा है विद एक्सीलरेशन ए, यही होगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, T माइनस mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ मैन, सेकंड इक्वेशन। अगर मैं यहाँ पे ब्लॉक के बारे में बात करूं तो ब्लॉक पे 60 जी नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ टेंशन है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ए एक्सीलरेशन। तो यहाँ से इसके एफबीडी के हिसाब से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, T माइनस 60 जी इज इक्वल टू 60 इनटू ए। तीन इक्वेशन, तीन अननोन, am की वैल्यू निकाली, इसमें पुट कर दीजिए, दो इक्वेशन बनेगी, t को कैंसिल कीजिए, a आ जाएगा, a आ गया तो टेंशन आ जाएगा। आगे सुनने, जल्दी से नोट कीजिए पहले टॉपिक का। नोट कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं वेइंग मशीन के बारे में। अगर सिंपल, अगर ये एक वेइंग मशीन है, इस पे मैं खड़ा हो गया,
ठीक है। अगर मैं इधर एफबीडी बनाऊं तो एफबीडी पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मास नीचे जाएगा mg और ये वेइंग मशीन इस पे लगाएंगे नॉर्मल ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वेइंग मशीन का एफबीडी बनाऊं तो ये जो मैन है, मैन क्या करेगा, इस पे नॉर्मल लगाना होगा n, ठीक है। ये n क्या है, जितना ये नॉर्मल मेरे ऊपर लगाएंगे मैं भी उसको ऊपर उतना ही नॉर्मल लगाऊंगा, एक्शन रिएक्शन पे, ठीक है। तो वेइंग मशीन पे कौन सा फोर्स लग रहा है, वेइंग मशीन पे नॉर्मल लग रहा है ना। मैं तो सिर्फ वेइंग मशीन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वेइंग मशीन किसको मेजर करता है, इट ऑलवेज मेजर, इट ऑलवेज मेजर नॉर्मल, ये हमेशा नॉर्मल को मेजर करके बताता है। वेइंग मशीन हमेशा नॉर्मल को मेजर करता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मैंने कहा कि एक लिफ्ट है, लिफ्ट में 3 केसेस आपने पढ़े होंगे। लिफ्ट एक बार क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है, लिफ्ट एक बार क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और लिफ्ट एक बार क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तीनों केस में मेरे को बताना है कि वेइंग मशीन कितना रीड करेगा। मेरे को ये पता है कि वेइंग मशीन हमेशा नॉर्मल को रीड करता है, तो मैं यहाँ पे अगर एफबीडी पे ध्यान दूं तो यहाँ पे नीचे लग रहा है एमजी, ऊपर लग रहा है नॉर्मल, और ये मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में विद एक्सीलरेशन a। तो मैं क्या लिखूंगा, mg माइनस, अच्छा रेस्ट पे, सॉरी सॉरी, ये रेस्ट पे है। अगर रेस्ट पे होगा तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg के इक्वल। इस वाले केस में नीचे एंटी लग रहा है, ऊपर नॉर्मल लग रहा है, और ये कहाँ मूव कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब n माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो नॉर्मल की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg प्लस। अब थर्ड वाले केस में ये mg नीचे की तरफ, नॉर्मल ऊपर की तरफ और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो mg माइनस n इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो नॉर्मल आ जाएगा mg माइनस। इसलिए जब भी हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, या सिंपल झूले पे भी आप लोग देखते होंगे तो गोल वाला थोड़ा सा झूला होता है, ठीक है। तो हम लोग जो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो आपको लगता है हल्का, ठीक है, लेकिन जैसे ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो आपको थोड़ा सा भारीपन लगता है। वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल के कारण लगता है, क्योंकि नॉर्मल की वैल्यू दोनों केस में आपकी चेंज हो जाती है। क्लियर है। अब मैंने कहा कि आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपकी लिफ्ट है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है विद एक्सीलरेशन ए, वेइंग मशीन रखा हुआ आप उस पे खड़े हैं, ठीक। और मैंने पूछा कि अगर एक्सीलरेशन की वैल्यू ग्रेटर देन जी होगी तब क्या होगा, थ्योरी का क्वेश्चन। एन की वैल्यू क्या होगी पहले तो ये बताइए। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो n इज इक्वल टू एम जी माइनस ए, ठीक है। अगर a की वैल्यू बड़ी हो गई तो इसके हिसाब से तो n की वैल्यू नेगेटिव आ गई। नॉर्मल कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखिएगा, नॉर्मल कैन नेवर बी नेगेटिव। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली सोच के देखिए, अगर नॉर्मल की वैल्यू नेगेटिव हो गई, नॉर्मल की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। नॉर्मल तो फोर्स है, तो मैंने कहा कि जो मैन पे फोर्स लग रहा था वो mg तो लग ही रहा है, साथ साथ में नॉर्मल भी नीचे लगने लगा, नॉर्मल नेगेटिव हो गया तो, ठीक है। तो इसका मतलब मैन पे पूरा का पूरा फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, पूरा का पूरा फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ये तो वेइंग मशीन में पेनिट्रेट हो जाएगा। यही कहते हैं ना लॉजिक तो, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मतलब कि नॉर्मल डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा कभी भी, ठीक है। इसलिए नॉर्मल की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। नॉर्मल की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0। तो अगर ये a एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और a की वैल्यू ग्रेटर देन g है, तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अगर नॉर्मल की वैल्यू 0 हो गई तो इसका दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट छूट जाएगा।
अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट छूट जाएगा तो ये मैन क्या होगा, सीलिंग से जाके टकरा जाएगा। आ गया समझ में? नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका स्प्रिंग फोर्स। अब मैंने कहा कि मान लीजिए एक आपका स्प्रिंग है, इस पे आपने ब्लॉक लगा के रखा हुआ है, ये क्या है, अपने नेचुरल लेंथ पे है, स्प्रिंग अभी अपने नेचुरल लेंथ पे है। ठीक, अब मैंने क्या किया, इस पे फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो स्प्रिंग आपकी एलोंगेट हो जाएगी। एलोंगेट होने के बाद किसी पोजीशन में जाके रुक जाएगी ना, जैसे रबर बैंड है, रबर बैंड पे अगर मैं फोर्स लगा तो किसी पोजीशन पे जाके रुक जाती है। ठीक, ये तो है ना कि वो कंटिन्यूअसली एलोंगेट होती जाती है। ठीक है, तो जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे जाने के बाद ये रुक जा रहा है, इसका मतलब इस पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। अगर नेट फोर्स 0 नहीं होगा तो ये हमेशा मूव करता रहेगा। ठीक, अगर ये यहाँ पे अगर नेट फोर्स 0 हो रहा है, इसका मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स है इसको बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स होना चाहिए, है ना। यही होता है कि स्प्रिंग को अगर मैं एलोंगेट करता हूँ तो अंदर की तरफ एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप करता है। तो अगर मैंने कहा कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गया है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे F अप्लाइड विल बी इक्वल टू FSP। ये तो कॉमन सेंस से आपने कहा। ठीक, लेकिन मैंने कहा कि आपने इसको इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया नेचुरल लेंथ से। अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करूं तो जो FSP है वो x के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जिस डायरेक्शन में स्प्रिंग को मैं एलोंगेट करूं या कंप्रेस करूं, हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो। तो यहाँ पे हुक्स ने एक लॉ बनाया और कहा जो FSP की वैल्यू होगी वो होगी -k/x। माइनस साइन क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में x है उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा, और जो x है इट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम, इन पोजीशन यहां पे नहीं आएगा, कंफ्यूज नहीं, ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम नेचुरल लेंथ। ये हमेशा नेचुरल लेंथ से मेजर किया जाता है। मेन पोजीशन के बारे में बात करेंगे जो हम लोग एसएचएम करेंगे। ठीक है, अभी भूल जाइए कि एसएचएम आपको नहीं आता, ये तो दोनों को कंबाइन करने लगेंगे आप, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे एक्स हमेशा कहाँ से मेजर करेंगे, नेचुरल लेंथ से। अगर मैं स्प्रिंग को कंप्रेस करूं तो इसका मतलब एक्सएसपी किस डायरेक्शन में डेवलप होगा, बाहर की तरफ। ठीक है, तो एक्स किस डायरेक्शन में आपने मेजर किया, नेचुरल लेंथ से इस डायरेक्शन में, तो एफएसपी कहाँ लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन। के क्या है, के आपका स्टिफनेस कांस्टेंट है, स्टिफनेस कांस्टेंट, इसको हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी, फोर्स डिवाइडेड बाय एक्स, इसका मतलब न्यूटन पर मीटर। ठीक है, नोट कीजिए, थोड़ा फास्ट चलूंगा, स्प्रिंग फोर्स आज खत्म करना मेरे को। रेगुलर क्लास में 3 घंटे ये पढ़ाते हैं, मेरे को भी 40 मिनट में खत्म करना है। लिखने की स्पीड तेज रखिएगा।
नोट कर लिया? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने जैसे कि यहाँ पे रोप के बारे में पढ़ा था, रोप को हम लोग क्या मान रहे थे, मासलेस। अगर स्ट्रिंग अगर आपकी मासलेस थी तो हर एक पॉइंट पे जो टेंशन की वैल्यू थी वो क्या थी, सेम थी। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग जो स्प्रिंग को मान के चलते हैं वो हम लोग मासलेस मान के चलते हैं। स्प्रिंग का मास भी कंसीडर करेंगे अगले क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन अभी तक हम लोग क्या मान के चलेंगे, स्प्रिंग क्या है आपका, मासलेस है। अगर स्प्रिंग मासलेस होगा तो हर एक पॉइंट पे जो एफएसपी की वैल्यू होगी वो सेम होगी, जैसे टेंशन हर एक पॉइंट पे सेम होता है। लिख लीजिए, since spring is massless, so FSP is same at each and every point on the spring. नोट कर लिया? देखिए मैंने कहा कि एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे आपने इधर फोर्स लगाया F1 और इधर फोर्स लगाया मैंने F2। तो मैंने कहा कि इसके कारण ये एलोंगेट हुआ X2 और इसके कारण ये एलोंगेट हुआ X1। ये नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की, मैं दोनों तरफ से इसको खींच रहा हूँ। तो अगर मैं नेट एलोंगेशन के बारे में बात करूं तो नेट एलोंगेशन कितना हो जाएगा, X1 प्लस X2। अगर मेरे से पूछा जाए कि स्प्रिंग फोर्स कितना होगा तो मैं क्या कहूंगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा kx के, माइनस तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेट स्प्रिंग फोर्स होगा वो कितना होगा, kx। अगर मैं हर एक पॉइंट पे बात करूं, जैसे कि लॉजिकली सोचिए कि यहाँ पे एक स्प्रिंग को आपने टाइट किया हुआ है और स्प्रिंग को आपने एलोंगेट कर दिया इस डायरेक्शन में, ये क्या थी, इसकी नेचुरल लेंथ। अगर मैं इसको राइट डायरेक्शन में मूव करूं तो इस पे जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा वो अंदर की तरफ होगा, रीस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ डेवलप होगा। अब मैंने एक स्प्रिंग को क्या किया, ऐसे एलोंगेट किया। अगर मैं इसको यहां से छोड़ूं तो स्प्रिंग इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक। अगर मैंने इसको टाइट किया हुआ इसको मैं छोड़ूं तो ये इधर की तरफ मूव करेगा। इसका मतलब जो स्प्रिंग फोर्स डेवलप हो रहा है वो दोनों तरफ से डेवलप हो रहा है, और दोनों तरफ से वो चाहता है कि मैं अपने नेचुरल लेंथ पे आ जाऊं, ठीक है। सेम केस होता है टेंशन में। मैं बार बार टेंशन यूज कर रहा हूँ क्योंकि कई सारे क्वेश्चन में टेंशन में ट्रांसफर करके कर दूंगा, ठीक है। इसलिए जैसे रोप में आप लोग टेंशन बनाते हैं कि रोप में जैसे कि मैंने कहा कि एक मास एन है, इसको आपने हैंग कर दिया तो टेंशन क्या होता है, इस डायरेक्शन में डेवलप होता है। ये पहले बताया था कि टेंशन ऐसा डेवलप होगा स्ट्रिंग में ताकि वो उसकी लेंथ को रिड्यूस करने की कोशिश करे। उसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं स्प्रिंग को एलोंगेट करता हूँ तो यहाँ पे भी एफएसपी डेवलप होगा और इस वाले पॉइंट पे भी एफएसपी डेवलप होगा। क्योंकि ये फिक्स किया हुआ है इसलिए इसको मूव नहीं कर सकता, तो जो स्प्रिंग का मूवमेंट होगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ राइट डायरेक्शन से होगा। अगर ये भी आपका फ्री एंड होता तो दोनों तरफ से ये अंदर आने की कोशिश करता। क्लियर है? नोट कर लिया? अब देखिए जैसे कि मैंने कहा कि एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग से आपने मास को हैंग कर दिया तो यहाँ पे टेंशन टी डेवलप होगा, नीचे की तरफ क्या लगेगा, एमजी। ये तो आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है तो टेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एमजी के इक्वल, ठीक। और मैंने क्या किया, स्प्रिंग की जगह आपने क्या किया, एक स्प्रिंग को लगा दिया। अगर मैं स्प्रिंग को लगाऊंगा तो एमजी के कारण ये थोड़ा एलोंगेट भी होगा, ठीक है। एमजी के कारण एलोंगेट हो रहा तो मैंने कहा ये इसकी नेचुरल लेंथ थी स्प्रिंग की, ठीक है। नेचुरल लेंथ के नीचे की तरफ आएगा, थोड़ा सा एलोंगेट हो गया एमजी के कारण। तो अगर मैं यहाँ से एफबीडी बनाऊं तो
तो यहाँ पे एमपी नीचे लगेगा, ऊपर की तरफ क्या लगेगा एफएसपी। अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ चुका है इसका मतलब एफएसपी की वैल्यू किसके इक्वल होगी एमजी के इक्वल। अगर मैं इन दोनों को ध्यान से देखूं तो यहाँ पे देखिए एफएसपी और टेंशन दोनों सेम है, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक आसान तरीका मेरे को मिल गया कि मैं क्या करूंगा, जो स्प्रिंग है स्प्रिंग को हटा के मैं क्या लगा दूं स्प्रिंग लगा दूं। और स्प्रिंग के केस में जो भी टेंशन की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होगी स्प्रिंग फोर्स के इक्वल होगी। लेकिन ऐसा मैं कब करूंगा, मैं किसी भी स्प्रिंग को स्प्रिंग से तभी रिप्लेस कर सकता हूं जब आपकी स्प्रिंग क्या हो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। अगर किसी बीच की ट्रांजिएंट स्टेट के बारे में बात करें उस समय मैं इसको स्प्रिंग से रिप्लेस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ट्रांजिएंट स्टेट में ये मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि कोई सा भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है तो स्प्रिंग को हटा के मैं सिंपल स्प्रिंग लगा सकता हूं। वैसा कब करूंगा जब आपका स्प्रिंग क्या हो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, ठीक है। इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करवाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में जब भी लिखा हो कि फाइंड रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग, रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग का मतलब क्या हुआ, मेरे को एफएसपी की वैल्यू पूछ रहा है वो, क्योंकि स्प्रिंग हमेशा क्या करता है एफएसपी को मेजर करता है, ठीक है, कि रीस्टोरिंग फोर्स कितना डेवलप होगा। Find reading of each spring. Find reading of each spring. केवल दी है केवल केवल रीडिंग का मतलब क्या होता है उसमें?
देखिए अगर मैं इसका एवरीडे बनाऊं तो नीचे की तरफ क्या लगेगा 5G, बैलेंस कंडीशन पे तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी 5G की इक्वल। मैंने क्या कहा था कि स्प्रिंग दोनों तरफ से फोर्स लगा तो इक्वल लगाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 5G लगेगा तो इधर क्या लगेगा ऊपर की तरफ 5G, इधर क्या लगेगा नीचे की तरफ 5G, इधर क्या लगेगा ऊपर की तरफ 5G। स्प्रिंग आपकी मासलेस है ना, तो हर एक पॉइंट पे जो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू होगी वो सेम होगी। तो अगर मैं हर एक स्प्रिंग की बात करूं तो रीस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल होगा 5G के इक्वल। लेकिन यहाँ पे हर एक का एलोंगेशन अलग अलग होगा। अगर मैं पहले वाले स्प्रिंग की बात करूं तो K1 X1 इज इक्वल टू 5G, यहाँ से X1 की वैल्यू निकालेंगे, K2 X2 इज इक्वल टू 5G, यहाँ से X2 की वैल्यू निकालेंगे, और K3 X3 इज इक्वल टू 5G। आसन में हर एक स्प्रिंग का एलोंगेशन अलग अलग होगा, लेकिन हर एक स्प्रिंग क्या करेगी सेम फोर्स को रीड करेगी, क्योंकि स्प्रिंग कैसा है आपका मासलेस है। क्लियर है? नोट कर लिया? एट बाई 15। हाँ कुछ ऐसे ही आएगा, आंसर नहीं पता। चलिए देखिए मैंने क्या बताया था कि अगर आपका स्प्रिंग एलोंगेट होकर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया तो मैं स्प्रिंग को हटा के क्या लगा दूंगा स्ट्रिंग। तो यहाँ पे क्या मान लीजिए यहाँ पे स्ट्रिंग लगा हुआ है, ठीक है। अगर स्ट्रिंग लगा हुआ है तो इसका टेंशन अगर मैं निकालूं, ये तो एडवुड मशीन बन गया। एडवुड मशीन में टेंशन की वैल्यू क्या होती है 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 into g। तो 2 into 4 into 2 divided by 6 into g, मतलब कि 8g/3। ये टेंशन की वैल्यू आ गई। यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन कितना आ जाएगा 2T। तो 2T इज इक्वल टू कितना हो गया 2T इज इक्वल टू HSP के इक्वल, और HSP क्या होता है K into X। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 16g/3 is equal to 100 into x। तो x is equal to कितना आ जाएगा 1.6 divided by 3 मीटर। आगे सर में कुछ ज्यादा फास्ट हो रहा है क्या, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है, जैन मिड तक है, जैन एंड तक हमें सिलेबस कंप्लीट करना है।
क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली फैब में होगा फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर फैब में होगा तो कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम सिलेबस हो जाए, अगर पूरा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा अटेम्प्ट मिलेगा तो उसके बाद भी हम लोग क्लासेस को कंटिन्यू रखेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद। तो जहां जहां पे वीक पॉइंट होंगे उस पर फिर हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। और अच्छा रिजल्ट रहा सेकंड अटेम्प्ट में भी, उसके बाद फिर एडवांस लेवल पे चलेंगे। एडवांस से क्वेश्चन बीच बीच में करवा रहा हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करवा सकता। पता चला एडवांस से क्वेश्चन निकल गए, मेन से क्वालिफाई नहीं किए, ठीक है, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोनों स्प्रिंग में एलोंगेशन का रेशियो निकालना आपको। हाँ देखिए यहाँ पे अगर मैं टेंशन निकालूं तो T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2m1m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। ये कितना आ जाएगा, 4m डिवाइडेड बाई 3 इंटू जी। अगर मैं यहाँ पे टेंशन निकालूं तो T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2m1m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। तो m कैंसिल हो जाएगी 3, ये कितना हो जाएगा, 8m डिवाइडेड बाई 3 इंटू जी। जो टेंशन की वैल्यू होती है वही एफएसपी के इक्वल होता है। इसका मतलब यहाँ पे K2H2 और यहाँ पे K1X1 दोनों को डिवाइड कर दीजिए। दोनों को डिवाइड करेंगे तो X1 अपॉन X2 की वैल्यू आ जाएगी K2/2 K। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। कटिंग ऑफ स्प्रिंग। मैंने कहा कि एक स्प्रिंग है, इसको मैंने बीच में से कट कर दिया, ठीक है। अगर मैं स्प्रिंग को बीच में से कट कर दें तो दो नए स्प्रिंग बन जाएंगे। एक स्प्रिंग ये बन गया और एक स्प्रिंग ये बन गया। मैंने कहा इसकी लेंथ L1 है और इसकी लेंथ L2 है, और ये जो नेचुरल लेंथ थी ये L थी। अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन, मैंने क्या लिखा, FSP इज इक्वल टू KX। मैं मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ, साइन नहीं ले रहा। तो यहाँ पे अगर मैं K को लिखूं तो K इज इक्वल टू FSP डिवाइडेड बाई X। मैं यहाँ से अगर लिखूं तो K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X। अगर मैं X को चेंज करूं K की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यस और नो? अनुष्का, आर्यन, हो जाएगी ना? K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X आ गया। गलत है।
और फैकल्टी ये पढ़ा भी देते हैं और बच्चा कुछ पूछता भी नहीं, बोलता है सही है। के तो एक कांस्टेंट है, के की वैल्यू किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करने वाली। मैं एफएसपी लगाऊं या ना लगाऊं के उतना ही रहेगा, मैं एक्स एलोंगेट करूं या ना करूं के उतना ही रहेगा। अगर मैंने 100 न्यूटन पर मीटर दे दिया तो के की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है, मैं भले ही उसको 2 मीटर एलोंगेट करूं या 100 सेंटीमीटर एलोंगेट करूं, ठीक है, तो के की वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। कभी कभार गलत कॉन्सेप्ट से आंसर मैच कर जाते हैं, ठीक है, मैथ्स का ये है, ठीक, ये मैथ्स है, मैथ्स के हिसाब से ये बिल्कुल सही है, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से बिल्कुल गलत है, ठीक। तो यहाँ पर k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x नहीं होता, एक k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ, ये आपका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। अब जो स्टिफनेस कांस्टेंट होता है वो किन किन पैरामीटर पे डिपेंड करता है। स्टिफनेस कांस्टेंट हम लोग कौन से मटेरियल का बना रहे हैं स्प्रिंग, उस पर डिपेंड करेगा, और उस स्प्रिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है उस पर डिपेंड करेगा, स्प्रिंग की लेंथ कितनी है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। इन सब पैरामीटर पे के की वैल्यू डिपेंड करती है। तो ये जो रिलेशन है के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ, ये आपका सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद हम लोग मैथ्स इन्वॉल्व करते हैं कि कौन से मैथमेटिकल फॉर्मूले में एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट पूरा फुलफिल हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि हाँ इस रिजल्ट को फॉलो कर रहा है स्प्रिंग, ठीक। तो इसको याद रखिएगा कि K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ। अगर मैं यहाँ पे लिखूं K into L इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्या ये सही है? जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो आप लोग क्या लिखते हैं PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस में ये पढ़ते हैं ना, ठीक। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ, इसका मतलब K into L का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? तो हमने कहा कि K into L आपका कांस्टेंट होगा। मैंने इस स्प्रिंग को कट किया, मैंने कहा कि इसका स्टिफनेस कांस्टेंट K था। अब मैंने इसको स्प्रिंग को कट करके दो अलग अलग स्प्रिंग बना दी, ठीक। तो मैंने कहा कि इसका तो नेचुरल लेंथ दोनों स्प्रिंग की अलग अलग हो गई ना, इसका मतलब K की वैल्यू डिफरेंट होगी दोनों स्प्रिंग के लिए। मैंने कहा कि इसकी स्टिफनेस कांस्टेंट K1 है और इसकी स्टिफनेस कांस्टेंट K2 है। तो अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो मैं क्या लिखूंगा, K1 L1 is equal to K2 L2 is equal to K into L। आगे समझे, क्योंकि K into L क्या था आपका कांस्टेंट था। क्लियर है? नोट कर दिया? हो गया? अब देखिए, मैंने कहा एक स्प्रिंग है जिसकी लेंथ कितनी है 3L और इसकी स्टिफनेस कांस्टेंट है K। इस स्प्रिंग को मैंने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और इसका जो रेशियो था L1:L2 is equal to 1:2। फाइंड न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और K2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस स्प्रिंग को दो पार्ट में कट कर दिया और दोनों का रेशियो है 1:2। तो फाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट, फाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट। जल्दी क्या है?
हम्म? कहाँ गड़बड़ कर देखिए L1 अपॉन L2 आपको 1:2 दिया है तो L1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3 into 3L दैट मींस L इतनी मैथ आती है ना और L2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3 into 3L दैट मींस 2L रेशियो ऐसे निकालते हैं ना ठीक। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा K1 L1 इज इक्वल टू K into L K into L का मतलब क्या है 3L तो यहाँ से K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K into 3L डिवाइडेड बाई L1 L1 की वैल्यू कितनी है L तो ये कैंसिल हो गया ये कितना आ गया 3K के इक्वल। अगर मैं K2 की बात करूँ K2 L2 इज इक्वल टू K into 3L तो यहाँ से K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K into 3L डिवाइडेड बाई L2 L2 की वैल्यू कितनी है 2L तो L L कैंसिल K2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2 into हो गया नोट कर लिया। एक मिनट रुकिएगा बस।
अब देखिए जो अगला टॉपिक है कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। मैंने कहा एक स्ट्रिंग है, इधर ब्लॉक कैसे, मान लीजिए 2% इसको पकड़े, ये B% है और यहाँ पे एक और पर्सन है पकड़ा हुआ है, ये A%, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे इसके बारे में एनालिसिस करनी है कि अगर A% ने इसको रिलीज कर दिया तब क्या होगा, अगर B ने इसको रिलीज कर दिया तब क्या होगा, ठीक। अगर मैं ध्यान से समझूं, मैं सबसे पहले A की एनालिसिस करूं। A रिलीज द ब्लॉक, A ने क्या किया, ब्लॉक को रिलीज कर दिया। अगर A ने ब्लॉक को रिलीज किया तो ये तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक। अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसको मूव करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो मैंने कहा कि इसको मूव कर रहा है तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, एफएसपी। अगर मैं एफएसपी के बारे में बात करूं तो एफएसपी क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है। मैंने कहा कि एफएसपी की वैल्यू 10 न्यूटन है, 100 न्यूटन है, 200 न्यूटन है, मतलब कि एफएसपी की कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू है। अगर ये फाइनाइट वैल्यू है और मास ये भी फाइनाइट होगा, जैसे मैथ्स में आप लोग पढ़ते हैं फाइनाइट टर्म पे एक बार आता है, ठीक। तो मैंने कहा कि अगर मैं मास के बारे में बात करूं तो मास भी कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी, 2 kg, 5 kg, 10 kg या 100 kg। अगर मैं किसी फाइनाइट को किसी फाइनाइट नंबर से डिवाइड करता हूं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या आएगी, फाइनाइट आएगी, है ना। मैंने कहा कि एक्सेलरेशन, मैंने सपोज कर लिया कि एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैंने सपोज कर लिया कि एक्सेलरेशन की वैल्यू ये है। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि अगर मैं एक्सेलरेशन की अगर बेसिक डेफिनेशन पे जाऊं तो एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ कि ये क्या कर रहा है कि ब्लॉक की वेलोसिटी को हर एक सेकंड 2 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज कर रहा है, ये हुआ ना। 1 सेकंड के बाद ब्लॉक की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड के बाद 4 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड के बाद 6 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन तो यही हमारा डिफाइन करता है कि हर एक सेकंड हमारी पार्टिकल की स्पीड कितनी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे अगर एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइनाइट आ रही है तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि पार्टिकल की वेलोसिटी को चेंज करने में टाइम लगेगा, टाइम लग रहा है ना, 1 सेकंड के बाद 2 हो रहा है, फिर 2 सेकंड के बाद 4 हो रहा है, मतलब कि उसको अपनी वेलोसिटी को चेंज करने में कुछ ना कुछ टाइम लग रहा है। अगर वेलोसिटी को चेंज करने में टाइम लग रहा है, इसका मतलब जस्ट छोड़ने से पहले अगर मैं इसको ब्लॉक को पकड़ के रखा हूं, ठीक है, अभी मैंने ब्लॉक को रिलीज नहीं किया है तो एफएसपी तो अंदर की तरफ लग रहा है, ठीक। मैंने कहा अंदर की तरफ 100 न्यूटन लगा,
ठीक है, और मैंने इसको रिलीज किया, तो मेरे को एक कॉन्सेप्ट तो समझ में आया कि अगर मैं रिलीज करता हूं तो एक्सेलरेशन फाइनाइट आ रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू तुरंत चेंज नहीं होने वाली, मतलब कुछ टाइम लेगा। ठीक है, वो भले ही आपको 1 मिली सेकेंड टाइम ले, 10⁻³ सेकेंड का टाइम ले, लेकिन कुछ ना कुछ तो टाइम लग रहा उसको अपने एक्सेलरेशन या वेलोसिटी को चेंज करने में। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मैंने किसी ब्लॉक को पकड़ के रखा हुआ है, अब इसको ब्लॉक को जब मैंने पकड़ के रखा है तो एफएसपी की वैल्यू कितनी है, 100 न्यूटन। और जैसे ही मैंने ब्लॉक को रिलीज किया, रिलीज करते ही एफएसपी की वैल्यू कितनी है, 100 न्यूटन। एफएसपी की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, क्योंकि इसमें टाइम लग रहा था चेंज होने में। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी जितनी वेलोसिटी होगी उस हिसाब से पार्टिकल मूव करेगा। एफएसपी तो kx होता है ना, तो x को चेंज करने में टाइम लग रहा है क्योंकि वेलोसिटी फाइनाइट आ रही है मेरी। ठीक है, तो इसका मतलब एफएसपी की वैल्यू रिलीज करने से जो पहले थी, रिलीज करने के बाद भी वही रहेगी, जब स्प्रिंग के कौन से पार्ट को मैं रिलीज करूंगा, जहां पे ब्लॉक अटैच है। ये क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है, अब इस वाले पॉइंट पे आते हैं कि बी क्या कर रहा है, फिर दोनों के एक साथ लिख लीजिएगा, उसके बाद न्यूमेरिकल करवाऊंगा। मेरे ख्याल से आज खत्म नहीं हो पाएगा, 15-20 मिनट और लगेंगे। अगर मैं बी के बारे में बात करूं, तो अगर बी ने रिलीज कर दिया, बी ने रिलीज किया, अगर मैं बी ने रिलीज किया तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एफएसपी डिवाइडेड बाय मास। यहाँ पे तो इसने किसी स्प्रिंग को पकड़ा हुआ है ना, इतने से पार्ट को पकड़ा, मैं इसके एफबीडी को बनाऊंगा तो जो स्प्रिंग हमने माना वो कैसा माना है, मासलेस। अगर स्प्रिंग मासलेस है तो ये तो आपका 0 हो गया। अगर मास अगर आपका 0 हो गया तो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी को चेंज होने में जरा से भी टाइम नहीं लगेगा। मैंने छोड़ा, ये तुरंत अपने नेचुरल लेंथ पे पहुंच गया। एक्सीलरेशन इनफिनिटी का मतलब यही हुआ ना। ठीक है, एक्सीलरेशन इनफिनिटी है, इसका मतलब जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा उसी इंस्टेंट पे वो अपनी पोजीशन पे पहुंच जाएगा, नेचुरल लेंथ पे, क्योंकि एफएसपी तो हमेशा चाहता है कि मैं अपने नेचुरल लेंथ पे जल्द से जल्द लेके पहुंचूं। ठीक, तो अगर यहाँ पे एक्सीलरेशन इनफिनिटी आ गया, इसका मतलब अगर मैं स्प्रिंग के उस पोर्शन को रिलीज कर रहा हूं जहां पे कोई भी ब्लॉक नहीं लगा हुआ है, तो रिलीज करते ही एफएसपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि वो पलक झपकते ही अपने नेचुरल लेंथ पे पहुंच जाएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन इनफिनिटी आ रहा था। क्लियर है? इसको लिखिए, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। नोट कर लिया? ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस हम लोग कल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और कल फ्राइडे को आपकी छुट्टी है, सैटरडे को क्लास है। न्यू टाइम टेबल मिल गया ना देखो? ठीक है, और नेक्स्ट वीक आपका टेस्ट होगा, कल इवनिंग तक आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, ओके बाय।